कैप्टन साहब, अब आप इन्हें तसल्लियां देते रहे, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाता हूँ। सुलेमान ने कैप्टन हमजा से मुखातिब होकर कहा तो कैप्टन हमजा बेख्तियार हंस पड़ा। कैप्टन हमजा के साथ मेरे लिए और अपने लिए भी चाय बना लेना और अपनी चाय में जहर मिलाना ना भूलना, इमरान ने बुलंद आवाज में कहा तो कैप्टन हमजा की फिर हंसी निकल गई। लगता है सुलेमान के साथ आपकी खासी फ्रेंडशिप है, कैप्टन हमजा ने हंसते हुए कहा। फ्रेंडशिप? मेरा बस नहीं चलता, वरना किसी रोज सचमुच इसकी खोपड़ी में गोलियां उतार दो। लूट लूट कर इसने मुझे कंगाल कर दिया है, इसके बावजूद भी मैं इसका मकरूज रहता हूँ, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा तो कैप्टन हमजा एक बार फिर हंस पड़ा। इमरान साहब, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, कैप्टन हमजा ने संजीदा होते हुए कहा। आंखें ना दिखाना, बाकी सब ठीक है, इमरान ने कहा तो कैप्टन हमजा फिर हंस दिया। उसने जेब से लाइटर निकाला और उसका बटन प्रेस कर दिया। लाइटर पर सुर्ख रंग का एक बल्ब जलने लगा। कैप्टन, तुम तो ड्रीमलैंड क्लब गए थे और जैकर से मिलकर आ रहे हो, इमरान ने कहा और उसकी बात सुनकर कैप्टन हमजा चौंक पड़ा। आपको कैसे मालूम हुआ है कि मैं जैगर से मिलने गया था? कैप्टन हमजा ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हें जैगर ने खुद कॉल करके बुलाया था, वो तुम्हें कुछ दिखाना चाहता था, उसने तुम्हें कुछ दिखाया था जिसकी तुम माइक्रो कैमरे में तस्वीर उतार कर ले आए हो और वही तस्वीर तुम मुझे दिखाना चाहते हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो कैप्टन हमजा हैरान रह गया। इमरान उसे यूं बता रहा था जैसे वो सब जानता हो और वो उसे नजरों में रखता हो। हैरत है, आप तो शर्लॉक होम्स बन रहे हैं, आपको ये सब कैसे मालूम हुआ है? कैप्टन हमजा ने कहा तो इस बार इमरान हंस दिया। मैं शर्लॉक होम्स नहीं, उसका चचेरा भाई हूँ, मैं ये सब कैसे जानता हूँ इस बात को छोड़ो, तुम ये बताओ कि मुझे क्या दिखाने लाए हो, इमरान ने कहा। नहीं इमरान साहब, आपको बताना होगा कि आपको कैसे मालूम हुआ है कि मैं ड्रीमलैंड क्लब गया था और जैकर से मिला था, क्या आप मुझ पर नजर रखते हैं? कैप्टन हमजा ने कहा। तुम कोई हसीना आलम नहीं हो जो मैं तुम पर नजर रखूंगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर आपको कैसे मालूम हुआ? कैप्टन हमजा अपनी बात पर अड़ा हुआ था। भले आदमी, जैगर अंडरग्राउंड रहता है, उस तक पहुंचने के लिए जुए के कमरों से गुजरना पड़ता है। जो उन कमरों की तरफ जाता है उसके कॉलर पर ग्रीन फ्लावर का एक निशान चिपका कर दिया जाता है और जिन्हें जैगर ने अपने स्पेशल रूम में बुलाना होता है उसे ग्रीन फ्लावर का निशान लगाया जाता है ताकि वहां मौजूद मुसल्ला अफराद उसे हलाक न कर सके। ग्रीन फ्लावर का ऐसा ही एक निशान तुम्हारे कॉलर पर लगा हुआ है और जो तुमने लाइटर निकाला है वो असल में माइक्रो कैमरा है, इमरान ने कहा तो कैप्टन हमजा एक तवील सांस लेकर रह गया। वाकई उसके कॉलर पर ग्रीन फ्लावर का निशान लगा हुआ था जो उसे ड्रीमलैंड क्लब में उस वक्त लगाया गया था जब उसने काउंटर पर काउंटर क्लर्क को अपना नाम बताया था और कहा था कि उसे जैगर ने बुलाया है, जिस पर काउंटर क्लर्क ने किसी से फोन पर तस्दीक करके उसके कॉलर पर एक छोटी सी मशीन से वो निशान लगा दिया था। बहरहाल मैं फिर भी कहूंगा कि आप वाकई ज़हीन हैं, कैप्टन हमजा ने कहा तो इमरान मुस्कुरा दिया। अच्छा, अब दिखाओ क्या दिखाना चाहते हो, इमरान ने कहा तो कैप्टन हमजा ने लाइटर नुमा माइक्रो कैमरे के चंद बटन प्रेस किए तो उसके साइड में मौजूद एक छोटे से सुराख में से रोशनी की धार से निकली। कैप्टन हमजा ने उस रोशनी को कमरे की एक दीवार की तरफ कर दिया। दीवार पर उस इमारत की तस्वीर नजर आने लगी जो कैप्टन हमजा ने जैगर के पास देखी थी। ये मखसूस साख्त का कैमरा था जिसे प्रोजेक्टर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता था। इमरान की नजर जैसे ही उस तस्वीर पर पड़ी तो वो यकलक उछल पड़ा। उसकी आंखें हैरत की शिद्दत से फैलती चली गई। व्हाइट पैलेस, ओ ये तो व्हाइट पैलेस है, इमरान के मुंह से निकला। व्हाइट पैलेस? लेकिन जैगर ने तो कहा था कि ये रंग महल है, कैप्टन हमजा ने कहा। ओ नहीं, ये रंग महल नहीं बल्कि ये व्हाइट पैलेस है। क्या इस पैलेस की तस्वीर जैगर के पास है? इमरान ने कदरे उलझे हुए और परेशानी के आलम में कहा तो इमरान को परेशान होता देखकर कैप्टन हमजा हैरान रह गया। जी हाँ, इसी तस्वीर को दिखाने के लिए जैगर ने मुझे बुलाया था, कैप्टन हमजा ने कहा और उसने इमरान को जैगर से होने वाली तमाम बातचीत के मुतालिक बता दिया। क्या तुमने जैगर से उस पार्टी के बारे में पूछा था जिसने उसे इस पैलेस की तस्वीर फराहम की थी? इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। नहीं, कैप्टन हमजा ने कहा। क्यों, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया था? इमरान ने उसकी तरफ गुस्सीली नजरों से देखते हुए कहा। इमरान साहब, जैगर सिर्फ आम खाने से मतलब रखता है, वो पेड़ गिनने वालों में से नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। उसने भारी मुआवजा लेकर फौरन इस इमारत को तलाश करने का सौदा कर लिया होगा। उसकी आदत है कि न वो पार्टी के बारे में उनसे कुछ मालूम करता है और न उनके काम का मकसद पूछता है, कैप्टन हमजा ने जवाब देते हुए कहा। क्या जैगर इस वक्त अपने क्लब में होगा? इमरान ने पूछा। जी हाँ, वो क्लब में ही रहता है, बाकी सारे काम उसके वर्कर्स ही करते हैं, कैप्टन हमजा ने कहा। गुड, आओ जरा इस जैगर से मिल आए, आखिर पार्टी ने उसे कोई राब्ता नंबर तो दिया होगा, हमें हर हाल में इन अफराद तक पहुंचना है जिनके पास ये तस्वीर थी, इमरान ने उठते हुए कहा। लेकिन इमरान साहब, कैप्टन हमजा ने कहा। ये लेकिन वेकिन का वक्त नहीं है कैप्टन हमजा, हमें अभी और इसी वक्त जैगर पर हाथ डालना है।
उससे इस इमारत की तस्वीर हासिल करना बहुत जरूरी है। तुम रुको, मैं अभी लिबास बदल कर आता हूँ। इमरान ने तेज तेज लहजे में कहा और तेजी से कदम उठाता हुआ मुलायका कमरे में घुस गया। जब वो वापस आया तो वो सलीके के लिबास में था, अलबत्ता उसने भी चेहरे पर मेकअप कर लिया था, जिसकी वजह से वो भी एक गुंडा दिखाई दे रहा था। उसी लम्हे सुलेमान ट्रॉली में चाय और दूसरे लवाजिमात लिए हुए अंदर आ गया। अरे आप दोनों कहाँ चल दिए? ये चाय और सुलेमान ने उन्हें दरवाजे की तरफ जाते देखकर जल्दी से कहा, इनसे तुम एंजॉय करो। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और कमरे से निकलता चला गया। कैप्टन हमजा भी उसके पीछे था। फ्लैट से निकलकर वो बाहर आए। कैप्टन हमजा ने बेसमेंट में जाकर अपनी कार निकाली और सड़क पर ले आया। इमरान उसके साइड वाली सीट पर बैठ गया। कैप्टन हमजा ने कार आगे बढ़ा दी। अचानक उसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और उसने यकलक आंखें खोल दी। आंखें खोलने के बावजूद उसकी आंखों के सामने अंधेरा था। चंद लम्हे वो खाली खाली नजरों से देखता रहा। फिर जैसे उसका शऊर जागा, वो बुरी तरह से चौंक उठा। दूसरे ही लम्हे उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी आहनी रॉड्स वाली कुर्सी पर मजबूती से जकड़ा हुआ हो। क्या मतलब? ये मैं जकड़ा हुआ क्यों हूँ? उसने अपने जिस्म को जोर जोर से हरकत देते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। रॉड्स में न सिर्फ उसके दोनों बाजू बल्कि पैर और गर्दन भी जकड़ी हुई थी और एक मोटा रॉड उसके सीने से लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो सिवाय हिलने जिलने के और कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए उसे हल्की सी कड़कड़ाहट की आवाज सुनाई दी तो वो चौंक पड़ा। कौन है यहाँ? उसने अंधेरे में आंखें फाड़ते हुए कहा। तो तुम्हें होश आ गया मिस्टर? अचानक कमरे में एक तेज और कड़कदार आवाज उभरी। यूं मालूम हो रहा था जैसे ये लफ्ज किसी इंसान की बजाय मशीन ने कहे हों। हाँ, मगर तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ और मुझे इस तरह रॉड्स में क्यों जकड़ा गया है? उसने आवाज सुनकर गुस्सेले लहजे में कहा। इंतजार करो मिस्टर ब्लैक, अभी चंद लम्हों बाद तुम्हारे तमाम सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। उसी आवाज ने जवाब देते हुए कहा। उसे अपने दिमाग में अजीब सी हलचल होती हुई महसूस हो रही थी। उसे यूं लग रहा था जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो, मगर उसे याद ना आ रहा हो। उसे अपने दिमाग की रगें फूलती और पिचकती हुई मालूम हो रही थी। अपने दिमाग पर ज्यादा बोझ मत डालो मिस्टर ब्लैक, अपने जहन को ब्लैंक कर लो, अभी थोड़ी देर में तुम नॉर्मल हो जाओगे। वही आवाज सुनाई दी। लेकिन मुझे क्या हो रहा है और मेरा दिमाग? उसने जोर से सर झटकते हुए कहा। क्या तुम्हें अपने दिमाग पर बोझ महसूस हो रहा है? आवाज ने पूछा। हाँ, बहुत ज्यादा, उसने कहा। ओ, क्या तुम्हें अपना नाम याद है? आवाज ने कहा। नाम नहीं, वो क्या होता है? उसने सर झटकते हुए जवाब दिया। ओ, क्या तुम्हें यह भी याद नहीं आ रहा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो और किन हालात से गुजर कर आए हो? आवाज ने कहा। इस बार उस आवाज में कदरे परेशानी का अंसर था। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे बस अपने सर में शदीद तकलीफ का एहसास हो रहा है। और उसने जवाब देते हुए कहा। और क्या मिस्टर ब्लैक? आवाज ने पूछा। और मुझे अपने सारे जिस्म में तेज सनसनाहट सी महसूस हो रही है। मुझे यूं लग रहा है जैसे मेरे दिमाग की रगों के साथ मेरा जिस्म भी फट जाएगा। ये सब क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? उसने तकलीफ भरे लहजे में कहा। ये तुम्हारा एहसास है या वाकई तुम तकलीफ महसूस कर रहे हो? आवाज ने कहा। एहसास नहीं, ये एहसास नहीं है, उसने कहा। लगता है तुम अपनी याददाश्त खो बैठे हो, मैं देखता हूँ, आवाज ने कहा। फिर अचानक कमरे में चट की आवाज सुनाई दी और उस पर छत से जर्द रंग की तेज रोशनी की फव्वार सी पड़ने लगी। रोशनी इस कदर तेज थी कि उसने बेख्तियार आंखें बंद कर ली थी। ये क्या कर रहे हो? बंद करो ये रोशनी, इस रोशनी में मेरी आंखें जल रही हैं, उसने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। खामोश रहो, मुझे देखने दो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? आवाज ने सर्द लहजे में कहा। मगर, उसने कहना चाहा, लेकिन उसी लम्हे रोशनी का रंग बदल गया। अब उस पर नीले रंग की रोशनी पड़ रही थी और इस रोशनी में उसे अपना जिस्म सुन्न होता हुआ महसूस होने लगा। मेरा जिस्म, उसके मुंह से लड़खड़ाती हुई आवाज निकली, मगर दूसरे ही लम्हे उसे अपने तमाम एहसासात फना होते हुए महसूस हुए और फिर उसका सर ढलक गया। उसके जिस्म पर उसी तरह रंग बदल बदल कर रोशनी की फुहारें पड़ती रही और फिर अचानक पूरा कमरा रोशन हो गया। यह ऑपरेशन रूम जैसा कमरा था जो शीशे के गोल और चौकोर टुकड़ों का बना हुआ था। ऊपर से छत गुंबद की तरह गोलाई लिए हुए थी, जहाँ छत पर मुख्तलिफ रंगों की लाइट झिलमिला रही थी। वो लेजर लाइट्स थी जो एक दूसरे को क्रॉस करती हुई गुजर रही थी। अचानक उन लेजर लाइट्स का रुख बदला और वो कुर्सी पर जकड़े हुए नौजवान के सर पर पड़ने लगी। लाइट्स गोलाई में उसके सर पर पड़ रही थी, जबकि सुर्ख रंग की एक लाइट उसके सर के ऐन दरमियानी हिस्से पर पड़ रही थी। फिर अचानक कमरे के चारों तरफ से उस तरह की लाइट्स की बारीक बारीक लकीरें से निकलकर उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पड़ने लगी। उसी लम्हे दाएं तरफ से शीशा मुंह होकर हटा और उसमें से एक फौलादी हाथ निकल आया। उस हाथ में एक बड़ा इंजेक्शन था जिसमें जर्द रंग का सियाल भरा हुआ था।
फौलादी हाथ आगे आया और उसने इंजेक्शन की बारीक सुई रॉड्स में जकड़े हुए नौजवान के कान के नीचे एक मखसूस रग में लगा दी। वहां सुर्ख रंग की लेजर लाइट पड़ रही थी। चंद ही लम्हों में इंजेक्शन खाली हो गया तो फौलादी हाथ पीछे हटता चला गया और फिर खाने में जाकर गायब हो गया। उसी लम्हे वो खुला हुआ सुराख बंद हो गया। फिर अचानक वहां लेजर लाइट भी ऑफ हो गई और कमरे में एक बार फिर अंधेरा छा गया। उसी लम्हे बनते हुए नौजवान के जिस्म में हरकत पैदा हुई। उसका जिस्म बुरी तरह से लर्जा और उसने एकदम आंखें खोल दी। ये क्या, मैं बंधा हुआ क्यों हूँ और यहाँ इस कदर अंधेरा क्यों है? उसके मुंह से हैरत भरी आवाज निकली। अब तुम क्या महसूस कर रहे हो? अचानक कमरे में मशीनी आवाज उभरी और वो बुरी तरह से चौंक पड़ा। किसकी आवाज है? कौन है यहाँ? उसने तेज लहजे में कहा। तुमसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। वही आवाज फिर सुनाई दी। इमरान। ओ, मगर ये आवाज इमरान की तो मालूम नहीं होती, लेकिन इमरान मेरे हेडक्वार्टर में कैसे आ सकता है? मैं तो, उसने हैरत भरे लहजे में कहा, तुम इमरान की कैद में नहीं हो, बल्कि तुम न पाकिस्तान में हो और न ही क्रीमिया में। आवाज आई तो वो और ज्यादा चौंक पड़ा। क्या मतलब? मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ तो और कहाँ हूँ? उसने हैरत की शिद्दत से कहा। जीरो लैंड में, आवाज ने कहा, और जीरो लैंड का नाम सुनकर वो इस बुरी तरह से चौंका कि एक बार की उसका जिस्म बुरी तरह से हिल गया था। जीरो लैंड, मैं जीरो लैंड में हूँ, उसने लरसते हुए कहा। हाँ, जीरो लैंड में तुम्हें मौत के मुंह से निकाल कर लाया गया है। अगर हम ऐसा ना करते तो तुम अब तक जिंदा ना होते, उस आवाज ने कहा। मौत के मुंह से? मैं मौत के मुंह में कब जा रहा था? मैं तो, उसने हकलाते हुए कहा। तुम मौत के मुंह में ही जा रहे थे। इमरान ने तुम्हारे ही हेडक्वार्टर में तुम्हारी मौत का बंदोबस्त कर रखा था। याद करो आखिरी लम्हात में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? आवाज ने कहा। क्या हुआ था? उसके मुंह से निकला। अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। बहरहाल तुम इजरायली लेडी एजेंट क्लॉस्टा के साथ पाकिस्तान में आईबी फार्मूले के हुसूल के लिए गए थे, जिसका तुमने कोड नाम एलाई ओप्स रखा था, ठीक है ना? उस आवाज ने कहा। हाँ, उसके मुंह से निकला। उस फार्मूले के मुअज्जिद डॉक्टर साकिब और उसकी बनाई हुई मशीन को तुमने उसके हाथों तबाह करा दिया था, उस आवाज ने कहा। हाँ, मगर, उसने थूक निकल कर कहा। सुनते जाओ मिस्टर ब्लैकजैक, आवाज ने कहा, और नौजवान अपना नाम सुनकर एक बार फिर चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर जैसे ताहिर के सिया बादल से उमड़ आए थे। मैं सुन रहा हूँ, उस नौजवान ने कहा, जो वाकई ब्लैकजैक था। तुम आईवी फार्मूले को हासिल करके लेडी एजेंट क्लॉस्टो को डॉज देना चाहते थे और ग्रेटलैंड का एजेंट मास्टर जोजो तुम दोनों के साथ खेल खेल रहा था। उसने डॉक्टर साकिब का असली फार्मूला, जो एक रेड नोटबुक में दर्ज था, पाकिस्तान के आयरन स्ट्रॉन्ग रूम से हासिल कर लिया था। फिर तुम और क्लॉस्टा मास्टर जोजो पर हमला करने और उससे रेड नोटबुक हासिल करने उसके हेडक्वार्टर पहुंच गए। वहां तुमने मास्टर जोजो पर तशद्दुद करके उससे रेड नोटबुक हासिल कर ली। उस वक्त रेड नोटबुक लेडी एजेंट क्लॉस्टा के पास थी, जिसे तुम मौत की धमकियां देकर उससे रेड नोटबुक मांग रहे थे कि वहां इमरान अपनी टीम के साथ पहुंच गया। इमरान की मौजूदगी में क्लॉस्टर ने तुम पर अचानक हमला कर दिया था। क्लॉस्टर ने तुम्हारे साथ जबरदस्त फाइटिंग की थी और उसके ताबड़तोड़ और खतरनाक दावपेच ने तुम्हें बौखलाने पर मजबूर कर दिया था। तुमने एक चाल चली और जमीन पर गिरकर ऐसे बन गए जैसे तुम बेहोश हो गए हो। इमरान चूंकि क्लॉस्टा के हाथ से गिरी हुई रेड नोटबुक उठाकर जेब में रख चुका था, इसलिए उस रेड नोटबुक के लिए वो इमरान पर हमला आवर हो गई, मगर इमरान ने उसे चंद ही लम्हों में हलाक कर दिया था। फिर कमरे में इमरान के साथी आ गए तो तुम फौरन जेब से D100 बम निकालकर और उसे ऑन कर उठ खड़े हुए थे। तुमने D100 बम की धमकी देकर इमरान से कहा कि वो डॉक्टर साकिब के तहरीर करदा फार्मूले की रेड नोटबुक तुम्हारे हवाले कर दे, जिस पर इमरान के साथी चीखे चिल्लाए थे, मगर इसके बावजूद इमरान ने रेड नोटबुक तुम्हारे हवाले कर दी थी। तुमने D100 बम इमरान की तरफ फेंका और अपनी मखसूस इजाद के जरिए गायब हो गए। उस इजाद से तुम सीधे अपने हेडक्वार्टर पहुंच जाते। तुमने अपनी तरफ से रेड नोटबुक हासिल करके कामयाबी हासिल कर ली थी, मगर तुम ये नहीं जानते थे कि अगर तुम अपने हेडक्वार्टर में जाकर मखसूस शीशे के सुतून में ट्रांसमिट होते तो तुम्हारा क्या हश्र होता। आवाज ने ब्लैकजैक को तफसील बताते हुए कहा। कैसा हश्र, क्या होता वहां? ब्लैकजैक ने जैसे खोए खोए अंदाज में कहा। तुम्हारे हेडक्वार्टर में, बल्कि उस क्रिस्टल सुतून में जिसमें तुम्हें नमूदार होना था, इमरान ने तुम्हारे ही हाथों तुम्हारी मौत का बंदोबस्त कर लिया था। उस आवाज ने कहा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इमरान मेरे हेडक्वार्टर में कैसे पहुंच सकता है और उसने मेरे हाथों मेरी मौत का बंदोबस्त किया था? ये कैसे मुमकिन है? ब्लैकजैक ने हैरत से चीखते हुए कहा। तो उसे मशीन की हंसती हुई आवाज सुनाई दी। तुम इमरान के मुकाबले में अभी कच्चे हो ब्लैकजैक। वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा ज़हीन और चालाक इंसान है। तुम जब उसके फ्लैट में उसकी मौत का सामान लेकर गए थे तो इमरान ने तुम्हारी तमाम इजादात को मात दे दी थी। उसने 2 नाली बंदूक से तुम पर एक माइक्रो पिन फायर की थी, जो तुम्हारे लिबास में चिपक गई थी और जिसका तुम्हें पता भी नहीं चला था। वो पिन हाई रेंज पीसी पिन थी,
जिसमें से पाइकोसोक्लम रेस निकलती है। इन रेस की वजह से न सिर्फ किसी भी इंसान और उसके इर्द गिर्द के माहौल को किसी सैटेलाइट सिस्टम की तरह देखा जा सकता है, बल्कि उस रेस के साथ अगर 3 mF वोल्टेज को चार्ज कर दिया जाए तो किसी भी इंसान के जहन को एक मशीन के जरिए ट्रांस में लाया जा सकता है। उन रेस की वजह से इंसानी कुव्वत मुदाफिर बिल्कुल खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से हिप्नोटाइज्म का एक छोटा सा अमल भी उस इंसान को अपने ताबे कर सकता है। यही इमरान ने तुम्हारे साथ किया था। तुम जब कलोस्टा के साथ मास्टर जोजो के हेडक्वार्टर पर हमला करने के लिए असला लेने स्टोर रूम में जा रहे थे तो इमरान ने 3 mF वोल्टेज को चार्ज कर दिया था और तुमसे दूर उसने तुम्हें अपने ट्रांस में ले लिया था। उसने तुम्हें ट्रांस में लेकर उस शीशे के सुतून में जिसमें तुमने नमूदार होना था, तुम्हारे यहाँ तो कोरोना वायर लगा दिए थे। तुमने जो कुछ किया था सब इमरान की मर्जी से किया था। तुम्हारा कलोस्टा के साथ फाइट करना, फिर इमरान का आसानी से रेड नोटबुक का तुम्हारे हाथों में देना, ये सब इमरान की प्लानिंग का ही एक हिस्सा था। इमरान जानता था कि तुम अपनी इजाद का इस्तेमाल जरूर करोगे और रेड नोटबुक लेकर वहां से गायब हो जाओगे और फिर जैसे ही तुम शीशे के सुतून में ट्रांसमिट होते और तुम्हारा जिस्म मुजस्सम होता, कोरोना वायर की वजह से तुम्हारे टुकड़े हो जाते और इस तरह तुम कामयाब होकर भी नाकाम रहते और अपनी जान भी गंवा देते। आवाज ने मुसलसल बोलते हुए कहा। ब्लैक जैक हैरत से मुंह फाड़े ये सब सुन रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो कोई दिलचस्प और मावराई कहानी सुन रहा हो। ओह माय गॉड, इतना सब कुछ हो गया था और मुझे कुछ मालूम ही नहीं, ब्लैक जैक के मुंह से निकला। इसीलिए तो मैंने कहा है कि तुम इमरान के मुकाबले में अभी नापुख्ता जहन के मालिक हो। इमरान जहानत में तुमसे कई कदम आगे है। उस आवाज ने कहा। अगर इमरान ने ये सब कुछ किया था तो फिर मैं जिंदा कैसे हूँ? तुम जीरो लैंड में मुझे कब और किस हाल में लाए थे? ब्लैक जैक ने होंठ भींचते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उससे बोलने वाले की किसी बात पर यकीन ही ना आया हो। ये सब बताने से पहले मैं तुम्हें अपना तारुफ करा दूं। मैं जीरो लैंड का सुप्रीम कमांडर हूँ। यहाँ सब कुछ मेरी मर्जी से होता है, आवाज ने कहा। ओ मगर, ब्लैक जैक ने कहा। खामोशी से सुनते रहो ब्लैक जैक, सुप्रीम कमांडर ने कहा तो ब्लैक जैक ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। हाँ तो मैं कह रहा था कि मैं सुप्रीम कमांडर हूँ। यहाँ जो कुछ होता है मेरी मर्जी के मुताबिक होता है। जीरो लैंड एक ऐसी ताकत का नाम है जिसकी धाक पूरी दुनिया पर जमी हुई है। यहाँ दुनिया के बेहतरीन साइंसदान, टॉप एजेंट्स और बेहतरीन दिमागों वाले अफराद रहते हैं। जीरो लैंड दूसरे तमाम मामलात में बेहद आगे है। खास तौर पर जीरो लैंड तुम्हारी दुनिया के मुकाबले में साइंस में 100 साल आगे है। हम हर लिहाज से साइंस की दुनिया में एक अलग और मुनफरद मकाम रखते हैं। इसलिए जीरो लैंड दुनिया के बेहतरीन साइंसदानों, सुप्रीम एजेंटों और आला दिमाग वाले इंसानों की बेहद कदर करता है। यहाँ हमने एक ऐसा सेक्शन बनाया हुआ है जो सैटेलाइट के तहत उन खास अफराद पर हर वक्त नजर रखता है। उस सेक्शन को ए सेक्शन कहा जाता है। तुम भी हमारी वेटिंग लिस्ट में शामिल हो। हम तुम्हारी हर हरकत पर मुसलसल नजर रखे हुए थे। तुम क्या कर रहे थे, कहाँ जा रहे थे, तुम्हारा उठना बैठना किन लोगों के साथ था और तुम जो साइंसी इजादत करते थे उसके बारे में हमें पूरी खबर थी। यहाँ तक कि तुम्हारे खास लम्हात की यहाँ मुकम्मल फिल्म तैयार की जाती थी। तुमने जब इनविजिबल जैक सिस्टम तैयार किया तो हमें तुम्हारी सलाहियतों पर बेहद खुशी हुई थी। तुम जैसे ज़हीन साइंसदान और सुपर एजेंट की हमें हमेशा जरूरत रहती है। तुम्हारी उस इजाद की वजह से हम तुम्हें हमेशा के लिए जीरो लैंड में लाना चाहते थे ताकि जीरो लैंड तुम्हारी सलाहियतों का भरपूर फायदा उठा सके। तुम्हारी इजादात का तो हम लोहा मान ही चुके थे, मगर हम बस तुम्हारे टॉप एजेंट होने का जायजा ले रहे थे और इस इंतजार में थे कि तुम कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दो जो हमारे आला मियार और मिजाज के मुताबिक हो, ताकि जीरो लैंड में लाकर तुम्हें सही मकाम और सही जगह दी जा सके। फिर तुम्हें पाकिस्तान में जाने और वहां से आईबी फार्मूले के हुसूल का मिशन दिया गया तो हम भरपूर अंदाज में तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हो गए और तुम्हारे एक एक लम्हे पर नजर रखी जाने लगी। हमें यकीन था कि पाकिस्तान में तुम्हारा मुकाबला अली इमरान से होगा। अली इमरान से टकराने के बाद ही हमें इस बात का पता चल सकता था कि तुम में किस हद तक बेहतरीन एजेंट होने की सलाहियत मौजूद है। तुम्हारे इस मिशन के इख्तिताम पर ही हमने फैसला करना था कि तुम्हें जीरो लैंड लाया जाए या नहीं। बहरहाल तुमने पाकिस्तान में निहायत आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। इमरान जैसे इंसान से टकराकर तुमने साबित कर दिया था कि तुम में मुकाबले की सलाहियतें हैं। अगर तुम्हारे मुकाबले में कोई और होता तो तुम उसे आसानी से शिकस्त दे देते। इमरान ने तुम्हारे खात्मे के लिए जहानत का इस्तेमाल किया था। तुम्हारा उसके साथ चूंकि पहला टकराव था इसलिए तुम उससे मात खा गए थे। तुम ये ना जान सके थे कि इमरान ने तुम्हारे लिबास में पीसी पिन चिपका दी थी। उस पीसी पिन की वजह से ही उसने तुम्हें हलाक करने के लिए तुम्हें अपनी ट्रांस में लिया और शीशे के एक सुतून में कोरोना वायर का जाल फैला दिया ताकि जब तुम उसमें जाकर मुजस्सिम हो तो तुम्हारे टुकड़े हो जाए। अगर बर वक्त हम तुम्हारी मदद न करते और अपने स्पेशल इनविजिबल लाइट्स को कंट्रोल करने वाली मशीन के जरिए तुम्हारी रोशनी में सफर करते हुए जिस्म का वे न मोड़ते तो तुम अपने हेडक्वार्टर के सुतून में जा पहुंचते और वहां नमूदार होते ही तुम्हारे टुकड़े हो जाते।
मैं यहाँ तुम्हें ये भी बताता चलूं कि तुम्हारी तरह का लाइट इनविजिबल सिस्टम हमने भी इजाद कर रखा है। तुम अपने सिस्टम से महदूद इलाके तक आ जा सकते हो, मगर हमारा सिस्टम इंतहाई जदीद और तवील रेंज पर मबनी है। हमने तुम्हारी वॉच के स्पेशल कोड्स पहले ही अपनी सुपर मूविंग मशीन में फिट कर रखे थे, जिसके जरिए हम कभी भी तुम्हें गायब करके यहाँ बुला सकते थे। जब इमरान तुम्हें ट्रांस में लेकर तुमसे शीशे के सुतून में कोरोना वायर लगवा रहा था, तो हम उसी वक्त उसकी प्लानिंग समझ गए थे। हमें बस अब इतना इंतजार था कि तुम अपनी इजाद का इस्तेमाल करके रोशनी में जम हो जाओ। जैसे ही तुम रोशनी में जम होते, हम तुम्हें अपनी सुपर मूविंग मशीन से यहाँ खींच लाते। हमने तुम्हारी और क्लॉस्टा की और क्लॉस्टा और इमरान की फाइट भी देखी थी। फिर इमरान ने जिस आसानी से तुम्हें रेड नोटबुक दे दी थी, हम समझ गए थे कि अब तुम्हें जीरो लैंड लाना जरूरी हो गया है। फिर तुम जैसे ही गायब हुए, हमने अपनी सुपर मूविंग मशीन से तुम्हें यहाँ खींच लिया। तुम्हारी जान बचाना हमारे लिए जरूरी हो गया था, क्योंकि हम तुम जैसे जहीन साइंसदान को खोना नहीं चाहते थे। सुप्रीम कमांडर कहता चला गया। ब्लैक जैक तहिरज़दा अंदाज में यह सब सुन रहा था। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि इमरान ने उसे अपने ट्रांस में लेकर उसके हाथों उसकी मौत का सामान किया था। उसे इस बात पर भी हैरत और गुस्सा था कि जीरो लैंड उस पर पूरी तरह नजर रखे हुए था, और अब जीरो लैंड वालों का उस पर नजर रखना ही उसकी जिंदगी की जमानत बन गया था। अगर उनके पास मूविंग मशीन ना होती और वो उसे जीरो लैंड में ना खींच लेते, तो वो यकीनन इमरान की वजह से हलाक हो जाता। ओ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जिंदगी बचाने पर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं या। ब्लैक जैक ने सर झटकते हुए कहा। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है ब्लैक जैक, तुम जीरो लैंड के मजबूत हाथों में हो। यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है। सुप्रीम कमांडर की मशीनी आवाज सुनाई दी।